वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बेहद अहम मुद्दे पर अब बातचीत होगी केवाईसी को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनमें भी और जो नए निवेशक बने हैं उनके लिए भी। विजय कुप्पा, सीईओ इनक्रेड मनी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े और काफ़ी लंबे समय से आपने जैसे इंतज़ार भी किया, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो बताइएगा, केवाईसी को लेकर जो नियम में बदलाव आया है वो अनिवार्य तो है ही विजय, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि पहले ही लोग अपने पैन कार्ड, आधार जो हैं वो सबमिट कर चुके हैं। उसके बावजूद भी वैलिडेशंस को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स और तमाम तरह के चैनल्स जहाँ से आपने लिया हो शायद फंड, वो अप्रोच कर रहे हैं। एक बार फिर से दस्तावेज जमा करने की बात आ रही है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग ले रहे हैं उनके पास शायद ये किया ही ना हो पूरा प्रोसेस। क्या कन्फ्यूजन है और क्या प्रोसेस है, ज़रा समझाइएगा। ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड्स ने 1 अप्रैल के बाद ये नया प्रोसेस किया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैं ट्राई करता हूँ इसको एज इजीली एज पॉसिबल एक्सप्लेन करना। 1 अप्रैल के बाद सारे यूजर जो म्यूचुअल फंड में है उनको 3 डिफरेंट स्टेटसेस में बांटा गया है। पहला स्टेटस है केवाईसी वैलिडेटेड। ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब उनका रजिस्ट्रेशन म्यूचुअल फंड में हुआ था, केवाईसी हुआ था, तो उन लोगों ने पैन और आधार दिया था अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए। यानी कि जिसने भी आधार एज एन एड्रेस प्रूफ दिया था केवाईसी करते वक्त, वो आज केवाईसी वैलिडेटेड हो गए हैं और उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका काम खत्म हो गया। दिस इज कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 है जिसका स्टेटस आता है केवाईसी रजिस्टर्ड या केवाईसी वेरीफाइड, दोनों में से एक, दोनों यूज करते हैं। अभी के लिए मैं इसको केवाईसी वेरीफाइड कर देता हूं। तो केवाईसी वेरीफाइड वो यूजर्स हैं जिन्होंने आधार के अलावा दूसरा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया है एड्रेस प्रूफ के लिए। यानी कि पासपोर्ट दिया होगा या अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया होगा। तो अगर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिया है तो उनको केवाईसी वेरीफाइड स्टेटस में रखा जाता है। बट अभी इनका क्या काम है कि इनको अभी केवाईसी वेरीफाइड से केवाईसी वैलिडेट करना होगा, यानी ऊपर के स्टेटस में जाना होगा। उसके लिए ऐसे यूजर्स को उनका आधार फिर से जमा करना पड़ेगा, ताकि आधार से पूरा कंप्लीट केवाईसी हो जाए और वो वेरीफाइड से वैलिडेटेड हो जाए। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक कि ये नहीं करते हैं, मानो कि इन लोगों का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स अभी किसी म्यूचुअल फंड हाउस में चल ही रहा है, तो जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो चल सकता है, ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपको दूसरा कोई फंड हाउस करना है, मानो कि आप अभी बिरला के फंड हाउस में आपका एसआईपी चल रहा हो, लेकिन आपको जाके एचडीएफसी के फंड हाउस में करना है, आपको वो रोक दिया जाएगा। आप वो नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप आधार देके अपने आप को वैलिडेट ना करें। तो ये सेकंड स्टेटस है। तीसरा स्टेटस है केवाईसी ऑन होल्ड। ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने अपना जब एड्रेस प्रूफ देना था, उन्होंने आधार नहीं दिया था, उन्होंने पासपोर्ट और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, बट उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट दिया था, यानी कि आपका करंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब यूटिलिटी बिल दिया था, या बैंक का स्टेटमेंट में जो एड्रेस प्रूफ आता है वो दिया। तो ऐसे भी यूजर्स हैं जिन्होंने, उस टाइम पे लोग लेते थे तो तब वो चलता था, लेकिन अभी नए नियमों के हिसाब से ये जो थर्ड कैटेगरी है, इन सबको केवाईसी ऑन होल्ड किया जाएगा। अब केवाईसी ऑन होल्ड का मतलब ये है कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी और नहीं होने वाला है। तो ये 3 प्रकार के स्टेटस हैं। तो हर एक इन्वेस्टर अभी तक जो भी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ये 3 बकेट में आके गिरेंगे। अभी स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है कि 70% ऑफ यूजर्स वैलिडेटेड ऑलरेडी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने आधार के साथ अपना केवाईसी किया था। ओनली 3% ऐसे लोग हैं जो केवाईसी ऑन होल्ड में है, जो नहीं आधार दिया हो, ना ही दूसरा कोई ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जी दिया हो। सो ये जी। 3% बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। बीच वाले वेरीफाइड के जो स्टेटस है, वो थोड़े बहुत ओके। इम्पैक्ट होंगे। जो चल रहा होगा, लेकिन वो पार्टी नहीं कर सकते। सो ये नया है नहीं कर ब्रॉड। सकते। हाँ जी। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो आपको हर एएमसी के पास जाके ये ड्रिल करनी होगी, या किसी एक एएमसी के पास आपने ये कर लिया तो बाकी जगह आपको नहीं करना होगा? हाँ, आपको जब आप, केवाईसी के एजेंसीज होते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, केआरए उनको बोलते हैं। आप अगर एक जगह कोई केआरए के पास जाएं, जैसे कैम्स हो गया, एनडीएमएल हो गया, सीवीएल हो गया, आप कहीं पे भी उनके पास जाके एक जगह करेंगे, तो आपका सारे इंडस्ट्री कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस में करने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह कर लो, सब जगह हो जाएगा। वहां जाके आप आपका आधार का वेरिफिकेशन कर लीजिए एंड आपका हो जाएगा काम। ऑलराइट, चलिए, तो ये प्रक्रिया जितना जल्दी हो सके आपको कर लेनी होगी, क्योंकि अगर आप मौजूदा इन्वेस्टर हैं तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने शुरू ही नहीं किया है तो ये सब दस्तावेज जमा करके ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो शुरू करवानी है। और
आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये सुविधा है, जहाँ पर अगर आप एक डायरेक्ट निवेशक हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके साथ साथ अपने तमाम दस्तावेज़ वहाँ पर जमा भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं विजय, इवन एएमसीज भी आपके साथ कम्युनिकेशन तो कर ही रही होंगी, जस्ट इन केस अगर वैलिडेटेड नहीं है आपकी केवाईसी तो वो भी रीच आउट तो कर ही रहे होंगे और तुरंत प्रभाव से करवाने की बात कर रहे होंगे। रीच आउट कर रहे हैं एंड हर एक एएमसी अपना कम्युनिकेशन भेज रहा है। तो ये भी ना एक कस्टमर को ओवर कम्युनिकेशन हो गया है, क्योंकि हर एक एएमसी ये भेज रहा है और उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन एक्चुअली आपको जस्ट टू टेल यू ये क्यों हुआ है। सेबी और एम्फी दे वांट टू मेक एवरीबॉडी आधार कंप्लायंट, ताकि वो इनकम टैक्स एंड आधार के सिस्टम से सब लोग कंप्लायंट हो जाए। सो उनको पता था कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का रिकॉर्ड उनके बाकी ऑफिशियल डेटाबेसेस के साथ अगर मैच होगा तो फ्यूचर ट्रैकिंग, फ्यूचर मैनेजमेंट, क्रॉस रेफरेंसिंग, ये सारे काम में फायदा होगा। इसलिए वो सबको आधार के साथ लेकर आना चाहते हैं। राइट, तो केवाईसी का मुद्दा तो हमने अब डिस्कस कर लिया है, लेकिन विजय बात करते हैं म्यूचुअल फंड में जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की। नॉमिनीज जो है आपको अपने तय कर देने हैं अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं म्यूचुअल फंड में। मेरे ख्याल से इसकी डेडलाइन विजय 30 जून के आसपास रखी गई है नॉमिनीज का नाम डालने की। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे बताइए जॉइंट होल्डर्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, उसका क्या नेचर होता है उस होल्डिंग का, और उसमें शायद नॉमिनी की ज़रूरत नहीं है कि है? आपकी बात सही है। सो अभी सेबी मैंडेट ये कर रहा है कि सारे जो सिंगल होल्डर्स हैं वो एक नॉमिनी अपॉइंट करें, ताकि जब अगर कुछ हो गया आपको एज अ सिंगल होल्डर तो आपके नॉमिनी के साथ ये ट्रांसमिशन ऑफ एसेट्स हो सके, ताकि ट्रांजिशन अच्छे हो जाए। ये उनका इरादा है, ये अच्छा है। अभी आप जब एक सोल एमएफ होल्डर हो, सिंगल अकाउंट होल्डर हो, तो जो भी एसेट्स हैं वो आपके नाम पे होते हैं। जब आप जॉइंट एमएफ की बात करते हैं तो वो एसेट जो है दोनों के नाम पे होते हैं। जॉइंट मतलब दो लोग हैं साथ में, दोनों के साथ होता है। एक तीसरा भी होता है जिसको एनीवन और सर्वाइवर बोलते हैं। अभी के लिए मैं उसको साइड रखता हूं, लेकिन अभी मैं जॉइंट पे आता हूं। तो प्रॉब्लम इन जॉइंट, ओके, जॉइंट का अच्छा चीज एक ही है, ये है कि आपको नॉमिनी की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको वो बख्श दिया गया है। एडवांटेज ये है कि अगर दोनों होल्डर में से किसी एक का अगर डेथ हो गया तो दूसरा होल्डर उसको ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर सकता है एक्सेस करना, तो इसीलिए नॉमिनी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके और भी चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि लीगल डिस्प्यूट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक पार्टनर जो जॉइंट में है वो एसेट को क्लेम कर सकता है जबकि दूसरा पार्टनर ने उसके बैंक से पे किया हो। दूसरा है टैक्स एंगल। दोनों यूजर्स के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस करके आज सबको, सारे इन्वेस्टर्स को जो मिलता है, दोनों में वो रिफ्लेक्ट होता है। और तीसरा, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो दोनों यूजर का कंसेंट रिक्वायर्ड है। जब आप एक करते थे तो आपको ओटीपी आता है और वो सिंगल प्रोसेस के साथ जाता है, लेकिन जब आप जॉइंट हो तो आपको 2 ओटीपीज करने पड़ेंगे। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो ये प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कर सकते बैक टू बैक ओटीपी, तो वो इंसिस्ट करते हैं कि आप फिजिकली 2 लोगों का साइन लेके ट्रांजैक्शन जमा करें। सो ऑपरेशनली बहुत हैसल है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप सिंगल होल्डर हो, आप जॉइंट की तरफ मत देखिएगा, आप नॉमिनी डाल दीजिए, वो सबसे आसान है और आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, मेरे पास समय ख़त्म हो गया है, लेकिन 30 सेकंड में शायद मैं जवाब चाहती हूँ आपसे। आपके मुताबिक म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सबसे सही कौन सी होती है? सिंगल होल्डिंग, जॉइंट होल्डिंग, जो आपके लिए आसान भी हो और कोई उसमें टेक्निकल पेंच भी ना हो पड़े? तो सिंगल होल्डिंग इज द बेस्ट होल्डिंग, आप वो कर सकते हैं, लेकिन जरूर नॉमिनी ऐड करिएगा। ऑलराइट, मेरे ख्याल से विजय समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए आज। धन्यवाद। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं और ब्रेक पर जाएं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर और क्योंकि सोशल मीडिया से भी आपके सवाल हम शो में शामिल करते हैं, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और आपके सवालों के हम लाइव जवाब दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार।